और यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने वाले हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर हम जो 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इसमें आपके ओनली नर्सिंग के क्वेश्चन रहेंगे, ओनली नर्सिंग के, इसके अलावा और कोई नहीं। अब जिनका अलग अलग जगह के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हों, उन सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। इवन आप MPHW का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ANM का दे रहे हैं, कोई सा भी पेपर देते हैं तो आपको क्वेश्चन हेल्प करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है बहुत ही इजी है, तो आपको समझना भी बहुत इजी रहेगा। कोई भी आपका डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जो भी लोग बुक्स, PDF या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। चलिए आज का पेपर हम सॉल्व करते हैं। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है यहाँ पर। आई होप सो कि पेपर आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कलर को हम थोड़ा चेंज कर देंगे ताकि आपको इजीली। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन सेल्स इज, तो जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैं उनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन में है आपको 46, 48, 50 या 52। एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे समझिए, जो लोग हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं सॉरी, तो जो लोग हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को मैं हिंदी में भी कन्वर्ट करते जाती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो जो हमारे शरीर में इन ह्यूमन बॉडी, यदि हम क्रोमोसोम की बात करें तो कितने होते हैं? यदि हमसे पेयर में पूछे जाएं तब आपको कहना है कितने? 23। इन पेयर पूछें तो 23 आपको कहना है। लेकिन यहाँ पर नंबर में पूछे गए हैं, क्वेश्चन में क्या है, नंबर में पूछे हैं, तब कितने होंगे? 46। अब मेल और फीमेल में बात करें हम, तो मेल के जो यहाँ पर जेनेटिक जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XY। फीमेल की बात करें हम तो क्या होते हैं? XX। ये आपको इतना याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, तो इनमें से टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है? ब्रेन, ब्लड, लीवर या फिर स्टमक? तो यहाँ पर ब्रेन एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, बट ब्लड है, जो ब्लड क्या है? टिश्यू है। ब्लड क्या हो जाएगा? टिश्यू होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ब्लड। क्लियर? यहाँ पे आपको जो अदर ऑप्शन है, जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन के अलावा आपको स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ये सब क्या है? ऑर्गन है। लेकिन टिश्यू की बात की जा रही है आपको, तो टिश्यू यहाँ पे क्या होगा? टिश्यू होगा आपका ब्लड। नेक्स्ट है द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकसेस, तो म्यूकस में कौन सा प्रोटीन होता है? न्यूमिन, म्यूसिन, ग्लूटेनिन या फिर मायोसिन? कौन सा प्रोटीन होता है? जो म्यूकस है हमारा, उसमें मायोसिन तो एक अलग है, जो मसल्स फाइबर में प्रेजेंट होने वाला प्रोटीन है, लेकिन जो म्यूकस में प्रेजेंट होने वाला है वो होता है म्यूसिन प्रोटीन। कौन सा? म्यूसिन प्रोटीन। नेक्स्ट वन इज मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? पल्मोनेलिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व या फिर सेमी ल्यूनार वॉल्व? मिट्रल वॉल्व, इसका दूसरा नाम क्या है? तो मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। आपको यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि हम बेसिक की बात करें तो आपको एक ऐसे नोड का क्वेश्चन आता है, साइनोएट्रियल नोड, जो पेसमेकर कहलाता है। हार्ट की कार्डियक साइकिल आ सकती है, 0.8 सेकेंड की रहेगी। जो इस तरीके के छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो वो आपको एग्जाम में आते हैं। फिर यहाँ पर लाइट रेज एंटरिंग द आई इज़ कंट्रोल्ड बाय, हमारी आँखों में जो प्रकाश जाता है, किरणें पड़ती हैं, लाइट रेज पड़ती हैं, किसके थ्रू कंट्रोल होती हैं? प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया या फिर लेंस के द्वारा? कौन इनको कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल करने वाला पार्ट किसका है? ये है प्यूपिल का। किसका? प्यूपिल का। फिर यहाँ पर द वॉइस बॉक्स इज नोन एज, तो वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं? जिससे आवाज़ निकलती है। फेरिंग्स, डायफ्राम, ब्रोंक्यूल्स या फिर लेरिंग्स?
किसके लिए कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स कहलाता है हमारा क्या? लैरिंग्स। क्या है? लैरिंग्स। और यदि आप वाइंड पाइप कहें, वाइंड पाइप, तो वो हो जाता है आपका ट्रैकिया। फूड पाइप कहें तो वो हो जाता है आपका ईसोफेगस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज नोन एज। यदि हमारी जीभ में इन्फ्लेमेशन हो जाए तब आप उसको क्या कहेंगे? जिंजिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, पेरोटाइटिस या फिर स्टोमेटाइटिस? क्या कहलाएगा यदि हमारी जीभ में इन्फ्लेमेशन हो जाए तब? तो यदि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? जिंजिवाइटिस की। इसकी बात हो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस का मतलब होता है गम्स का इन्फ्लामेशन। याद रखिए, गम, दर्द भरे गम नहीं, मसूड़ों का इन्फ्लामेशन है यहाँ पर। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जीभ में होने वाला इन्फ्लामेशन। फिर है यहाँ पर पेरोटाइटिस। क्या है? पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस का मतलब होता है पैरोटिड ग्लैंड। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड में होने वाला इन्फ्लामेशन। ये जनरली मम्स में, जिन बच्चों में मम्स होता है उनमें पेरोटाइटिस देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है क्या? स्टोमेटाइटिस। क्या है? स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है ओरल म्यूकोसा में, किसमें? ओरल म्यूकोसा में होने वाला इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन। तो यहाँ पे याद रखें, जिंजिवाइटिस पूछें तो मसूड़ों का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। आइटिस वर्ड जब भी जुड़ जाए, लास्ट का आइटिस मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। तो ग्लोसाइटिस की बात हुई तब आपकी जीभ का इन्फ्लामेशन हो गया। पेरोटाइटिस की बात हुई तो जो पैरोटिड ग्लैंड है, स्पेशली जो मम्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं? इनमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। स्टोमेटाइटिस का मतलब है पूरी ओरल म्यूकोसा में होने वाला इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, विटामिन ए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैरोटीन। तो विटामिन ए है, क्या है? विटामिन ए है जो कैरोटीन से बनता है। तो कौन सा है यहाँ पर? ब्लड, स्किन, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर लीवर? क्या सही होगा यहाँ पर? तो कैरोटीन का प्रोडक्शन यहाँ पर सीधा सीधा सा होगा लीवर में। कहाँ पे? लीवर में। नेक्स्ट वन, ऑल आर ट्रू अबाउट रैपिड सेंड फिल्टर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 7 तक थे एनाटमी फिजियोलॉजी से। अब आगे हैं आपके क्वेश्चन अलग। अब यहाँ पर जो रैपिड सेंट फिल्टर है, क्या है? रैपिड सेंट फिल्टर है, इसको लेके सभी पॉइंट सही है, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है नो प्रीलिमिनरी स्टोरेज ऑफ रॉ वाटर इज रिक्वायर्ड, ऑपरेशन रिक्वायर्स हाई स्किल्ड पर्सन, फ्रिक्वेंट वॉशिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, कैन बी ग्रेविटी टाइप और प्रेशर टाइप? क्या सही होगा? मतलब इनमें से जो सैंड फिल्टर है उनको लेके सब कुछ सही है, किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी स्टोरेज रॉ वाटर की जो यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। नो प्रीलिमिनरी स्टोरेज ऑफ रॉ वाटर। इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए सैंड फिल्टर के लिए एक स्किल्ड पर्सन ज़रूरी होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ग्रेविटी और प्रेशर टाइप रहेगा ही रहेगा, लेकिन फ्रिक्वेंट वॉशिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फ्रिक्वेंट वॉशिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड जो कहा गया है सैंड फिल्टर में, वो क्या है यहाँ पे आपका सही पॉइंट क्या होगा? वो होगा कि यहाँ पे फ्रिक्वेंट ज़रूरत है जो वॉशिंग की नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में होती है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है जनरली सैंड फिल्टर। तो यहाँ पर आपको पानी को इकट्ठा ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत पहले से स्टोर नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन बेसिक स्टोरेज की ज़रूरत होती है। ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है ताकि जो चैम्बर है, वॉल है, उन सबको प्रॉपर तरीके से समझे, क्लोज करे। ग्रेविटी रहेगी, प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट वन, ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन। तो ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट है जो किसके लिए किया जाता है? नाइट्रेट्स इन वाटर, नाइट्राइट्स इन वाटर, फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर या फिर अमोनिया कंटेंट इन द वाटर। ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट बहुत आता है भाई एग्ज़ाम में। यदि आपने साल में 5 नर्सिंग के पेपर देखे या दिए हैं तो 4 में तो आपको ही मिल जाएगा। या तो ये पूछेंगे कि फ्री और कंबाइंड क्लोरीन को
अलग अलग करने के लिए किया जाने वाला टेस्ट, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट, तो वो होता है फ्री और कंबाइंड क्लोरीन है जो पानी में, उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है। हु इज़ नोन एज फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन? तो मेडिसिन के क्षेत्र में पहले एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन थे? जॉन स्नो, हिप्पोक्रेट्स, जेम्स लिंड या फिर जोसेफ लिशर। जितने भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़े हैं। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट की बात की जा रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्रिकी लगेगा। क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा कि आपने पढ़ा है कि जो जॉन स्नो है, क्या है? जॉन स्नो है, वो कौन है? एपिडेमियोलॉजिस्ट के फादर हैं। यहाँ पर आप याद रखिए, एपिडेमियोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? जॉन स्नो को। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो हिस्ट्री रही है एपिडेमियोलॉजी की, तो सबसे पहले वो ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कंसीडर किए जाते हैं हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी पूछे जाए तब जॉन स्नो कहिए, लेकिन पहले ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट की बात की जा रही है तब होंगे हिप्पोक्रेट्स। एपिडेमियोलॉजी का आपको जो ट्रायंगल ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि कैसे बीमारी होती है, तो एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, ये ट्रायंगल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। 3 ट्रायड ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी हैं जॉन स्नो। यदि फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट की बात की जाए तो वो है हिप्पोक्रेटस। एपिडेमियोलॉजी में डिसीज़ होने से लेके किस तरीके से फैली है उन सभी की स्टडी यहाँ पे की जाती है। फिर यहाँ पर रेस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप इज। रेस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप क्या है? सोशल प्रोसेस है, सोशल रिहेबिलिटेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है या फिर सोशल डेवलपमेंट है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है सोशल रिहेबिलिटेशन। क्या होगा? सोशल रिहेबिलिटेशन। फिर यहाँ पर इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी। ये देखिए, इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो प्रेग्नेंट लेडी को दी जा सकती है? मीजल्स, बीसीजी, टिटनस या फिर डीपीटी। कौन सी वैक्सीन आप किसी प्रेग्नेंट क्लाइंट को दे सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर दिया जाता है क्या? टीटी का डोज। टीटी का डोज है जो एज सून एज प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तो जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि वैक्सीन किया गया है, लेट से सेकंड मंथ में वैक्सीन किया, तो 1 महीने का ब्रेक देके 3rd मंथ और 4th मंथ में यहाँ पे वैक्सीन कर दिया जाएगा। मतलब 1 महीने का ब्रेक देना है। मीज़ल्स नहीं दी जाएगी। मीज़ल्स 9 महीने की उम्र में बच्चे को दी जाएगी जब बच्चा 9 मंथ कंप्लीट कर लेगा। बीसीजी एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाएगा। यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दे पाए तो 1 साल की उम्र तक दे सकते हैं। डीपीटी 6, 10 एंड 14, 6, 10, 14 हफ्तों में एवरी 4 हफ्तों का, हर 4 हफ्तों का गैप दे के बच्चे में दी जाती है। बच्चे की उम्र जब 6 वीक हो, 10 वीक हो और 14 वीक से तब दी जाती है। इसको हम 1.5 महीने वाले टीके से जान सकते हैं। नाउअडेज इसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन ऐड करके दी जाने लगी है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का सबसे सेंसिटिव इंडेक्स कौन सा है? एमएमआर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड क्रूड डेथ रेट। कौन सा है जो सबसे सेंसिटिव इंडेक्स है? सबसे सेंसिटिव इंडेक्स है वो है हमारी कम्युनिटी का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। जब भी बच्चे पैदा होते हैं किसी भी कंट्री की हेल्थ स्टेटस की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से पता चलता है कि किस तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो चलती हैं IMR से पता, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से। फिर यहाँ पर 1 CHC कवर्स अ पॉपुलेशन ऑफ हाउ मच पॉपुलेशन इन हिली एरिया। ऊबड़ खाबड़ इलाकों में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी जनता को कवर करेगा? 10,000, 50,000, 30,000 या फिर 80,000 को कितनी जनता कवर की जाती है? तो वो होती है हिली एरिया में 80,000
और यदि प्लेन एरिया है तो 1,20,000 तक जनता कवर की जा सकती है, 1,20,000 तक। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्यूपेशनल डिसीज कॉज्ड बाय कोल डस्ट इज, यदि कोल डस्ट के कारण कोई बीमारी होती है, ऑक्यूपेशन का मतलब है जहाँ आप काम करते हैं, यदि आप कोयले की फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो कोल डस्ट के कारण जो बीमारी होगी वो क्या कहलाती है? एंथ्राकोसिस, सिलिकोसिस, एब्स्टोसिस या बैगोसिस। ये बीमारी हमने कई बार अलग अलग क्लासेस में पढ़ी हैं। कोल डस्ट के कारण जो होगा वो क्या होगा? एंथ्राकोसिस। क्या होगा? एंथ्राकोसिस। नेक्स्ट वन इज the newly licensed practical vocational nurse begins work on a hospital unit where LPN, LVN are allowed to start intravenous fluid. The physician order intravenous fluid to be started on one of this nurse assigned client. Which of the following action would be most necessary on the part of this newly hired and newly licensed client? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल मैनेजमेंट की क्लास में पढ़ाया था कि यदि कोई एज आ प्रैक्टिकल और जो वोकेशनल नर्स हायर की जाती है, नई हायर की गई है, उसको डॉक्टर ने कहा कि आप आईवी फ्लूइड जाके मरीज को लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पर आप न्यूली यहाँ पर हायर्ड किए गए हैं बट लाइसेंस्ड हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या बनती है? ऑप्शन में था आपको कि चेक द हॉस्पिटल पॉलिसी एंड चेक ऑन एनी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, आस्क अनदर नर्स टू डू अ सुपरवाइज चेक ऑन एडमिनिस्टर आईवी, ask one of your nursing school instructor to refresh your skill, or take a continuing education IV course to make sure you have the skill. जब भी आप नए नए किसी भी हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं, आपका काम होता है कि वहाँ की जो पॉलिसी है उनको फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप लीगल इशू में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होगी कि जो हॉस्पिटल की पॉलिसी है उनको आप एक बार चेक कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स, when working as a nurse and a conflict comes up between your client's needs and what the family and the physician wants and or the hospital policy, your first loyalty is to be, यदि आप एज अ नर्स काम करते हैं किसी भी हॉस्पिटल में यदि आप काम करते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? यदि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं मरीज के बीच में, फैमिली वालों के बीच में या डॉक्टर्स के बीच में, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होगा? हॉस्पिटल, क्लाइंट या फिर फैमिली या फिर फिजिशियन। तो आपकी यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगा आपका मरीज। कौन बनेगा? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा यहाँ पे आपका क्लाइंट। फिर है यहाँ पर इन द डेली प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, नर्सेस यूज क्रिटिकल थिंकिंग इन, यदि आप डेली एज अ नर्स अपना काम करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे कौन सी होगी? Setting priorities for the day, every decision that is made, calling the pharmacy to obtain a medication या फिर checking supplies in the client's room। तो यहाँ पर जो critical thinking है वो कौन सी होगी कि जो भी डिसीजन नर्स है डेली हर एक डिसीजन लिया जाता है जो आपकी जॉब में, वो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्सा होगा। यहाँ पर जैसे सेटिंग प्रायोरिटी फॉर द डेज है, ये आपका नहीं आएगा, वो आपका डेली है जो जॉब आपकी हो जाती है, तो आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने लगती है, लेकिन जो भी आप डिसीजन इंस्टेंट लेते हैं वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, व्हेन नर्स असिस्ट क्लाइंट्स इन एक्सप्लोरिंग देयर लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड हेल्थ बिहेवियर टू आइडेंटिफाई हेल्थ रिस्क, नर्सेज आर मोस्ट लाइकली टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स। तो यहाँ पर एज अ नर्स आपको क्या कहती है? जो भी आपका लाइफ स्टाइल है, रहन सहन है, जो आपका हेल्थ बिहेवियर है, जिसके कारण आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, तो उन सब के बारे में यदि नर्स आपको बताती है तो यहाँ पर कौन से मॉडल पर वो बात कर रही है? मेडिकल मॉडल, वेलनेस मॉडल या फिर साइको सोशल मॉडल या फिर फिजियोलॉजिकल मॉडल। तो यहाँ पर जिस मॉडल की बात की जा रही है वो हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल। कौन सा? हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल। नेक्स्ट है यहाँ पर इन वर्जीनिया हेंडरसन 1966 डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, अ पर्सन क्लाइंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ फंडामेंटल नीड। तो 1966 में जो नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी वर्जीनिया हेंडरसन ने, इनके अकॉर्डिंग है जो कितने फंडामेंटल नीड्स थे हमारे? 7, 14, 18 या फिर 22। तो टोटल नीड्स की बात करें हम तो वो है टोटल हमारे 14। कितने? 14 नीड्स।
फंडामेंटल नीड्स हैं जो अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हेंडरसन के, वो कितनी है? वो हैं 14 नीड्स। नेक्स्ट वन इज when does the nurse starts an intervention that involve administering medication to a client? तो यहाँ पर जब भी आप अपने क्लाइंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं, जो भी आप इंटरवेंशन बनाते हैं, चार्ट जो आप एनसीपी बनाते हैं उसमें, तो यहाँ पर क्या आपका जो रूटीन रहेगा वो क्या इन्वॉल्व रहेगा? बिफोर द एंड ऑफ शिफ्ट, बिफोर द नेक्स्ट डोज ऑफ मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, विद इन 1 आवर या फिर इमीडिएटली। तो इंटरवेंशन किस में आता है आपका? एनसीपी जब आप बनाते हैं तो इंटरवेंशन आपका कब आता है? इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब आफ्टर द प्लानिंग के बाद। क्या होगा? आफ्टर द प्लानिंग के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा? वो इमीडिएटली। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन द पार्ट ऑफ द नर्स आर मोस्ट डेमोन्स्ट्रेट इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ क्लाइंट। तो यहाँ पर आपका जो एनसीपी है उस पर यदि आप क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेबल जो थिंग्स हैं पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, तो वो कौन सा पॉइंट है यहाँ पे एक्टिविटी आपकी शो होगी? इंक्लूड क्लाइंट्स प्रेफर्ड टाइम ऑफ केयर एंड मेथड यूज्ड, राइट द केयर प्लान इंस्टीड ऑफ टेकिंग ऑफ द कंप्यूटर, यूज द केयर प्लान फ्रॉम अ बुक बट एड सम थिंग्स टू इट, सेलेक्ट नर्सिंग डायग्नोसिस दैट मैच द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। तो यदि यहाँ पर आपको एनसीपी केयर देनी है अपने मरीज को, तो एज़ पर मरीज का जो टाइमिंग है और जो मेथड्स आपको अपनानी है वो यहाँ पर प्रेफरेबल रहेंगी। इंक्लूड्स क्लाइंट्स प्रेफर्ड टाइम ऑफ केयर एंड मेथड्स आर यूज्ड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द नर्स वुड मोस्ट हेल्प अ कंफ्यूज्ड एम्बुलेटरी क्लाइंट फाइंड देयर रूम। ये क्वेश्चन कल हमने मैनेजमेंट की क्लास में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर कौन सा इंटरवेंशन है? यदि क्लाइंट आपका घूम फिर रहा है हॉस्पिटल में लेकिन कन्फ्यूजनल स्टेट में है, तो वो अपने रूम तक कैसे पहुँचेगा? हैविंग लार्ज रूम नंबर ऑन द डोर, प्लेसिंग अ पिक्चर ऑन द डोर, गिविंग आवरली रीओरिएंटेशन टू द करेक्ट रूम, या फिर पिनिंग द क्लाइंट्स रूम नंबर ऑन देयर अटायर। यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि यदि आपने लेट से रूम नंबर डोर पे लगाया, यदि क्लाइंट कहीं वॉक कर रहा रूम नंबर भूल गया तो वो ऐसे में फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। दूसरा, पिक्चर यदि आप डोर पे लगा देंगे, हॉस्पिटल में हज़ारों मरीज घूमते हैं और यहाँ पर ओरिएंटेशन करा दिया लेकिन मरीज़ कैसा है? कन्फ्यूजनल स्टेट में है, तब यहाँ पर आपको क्या करना है? क्लाइंट का जो रूम नंबर है उसकी जो आप ड्रेस दिए हैं उसको पहनने, उस पर लगा दीजिए। हॉस्पिटल में वो कहीं पर भी घूम रहा होगा, उसको अपने रूम तक पहुँचना होगा। हॉस्पिटल का स्टाफ उसके जो क्लॉथ्स हैं, उसका अटायर है, उस पर उसका रूम नंबर देख के उसको इमीडिएटली उसके रूम तक पहुँचा देगा। तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अ ट्रू पैथोजन विल कॉज डिसीज और इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन, ओनली इन एन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन, इन पर्सन विथ एलर्जी टू पैथोजन इन वेरी फ्यू पीपल। तो यहाँ पर जो ट्रू पैथोजन है, ट्रू मतलब सही में जो बीमारी कॉज करने वाले पैथोजन हैं, जो डिसीज़ या फिर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तो किस तरीके के लोगों में ये करेंगे? हेल्दी पर्सन में, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी वाले हैं, या जिनको पैथोजन से एलर्जी है, या फिर कुछ लोगों में जो ट्रू पैथोजन होंगे वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे हेल्दी पर्सन में। किसमें? हेल्दी पर्सन में, स्वस्थ व्यक्तियों में। क्योंकि कोई इन्फेक्शन है, डिसीज़ बता के नहीं है, उसको क्या पता कि आपकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर है। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा, आपको फर्स्ट डिसीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर आप हेल्दी हैं तब भी आपको बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट वन, यू वुड रेफर टू द अर्ली फेज ऑफ स्कार टिश्यू फॉर्मेशन एज विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ टिश्यू। तो यदि यहाँ पर स्कार टिश्यू में अर्ली फेज की बात करें तो किस तरीके से होगा? कीलॉइड होंगे, सिकैट्रिक्स होगा, ग्रेन्युलेशन होगा कि फाइब्रोसिस होगा? क्या देखने को मिलेगा? तो यदि यहाँ पर अर्ली फेज की हम बात करते हैं स्कार टिश्यू में तो वो होगा ग्रेन्युलेशन। क्या होगा? ग्रेन्युलेशन। नेक्स्ट वन इज योर असाइंड क्लाइंट हैज़ अ लेग अल्सर दैट हैज़ अ ड्रेसिंग ऑन इट ड्यूरिंग योर असेसमेंट, यू फाइंड दैट द ड्रेसिंग इज वेट, क्लाइंट एडमिट टू स्पिलिंग वाटर ऑन द ड्रेसिंग, व्हाट एक्शन वुड बी ऑन योर पार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, मरीज को लेग अल्सर है,
ड्रेसिंग है लेकिन उसकी ड्रेसिंग पे पानी गिर गया, आपने अपने असेसमेंट में फाइंड आउट किया, ड्रेसिंग गीली हो गई, तो एज अ नर्स आपका काम क्या बनेगा, यहाँ पर क्या एक्शन लेंगे आप? रीइंफोर्स द ड्रेसिंग विथ अ ड्राई ड्रेसिंग, रिमूव वेट ड्रेसिंग एंड अप्लाई न्यू ड्रेसिंग, ड्राई द ड्रेसिंग विद द हेयर ड्रायर, और फिर लेट द रूम एयर ड्राई द ड्रेसिंग, अपने आप सूख जाने दो, या फिर हेयर ड्रायर से सुखा दो, या फिर जो ड्रेसिंग लगी है उसी के ऊपर रीअप्लाई कर दो। ऐसा करेंगे कि आप तो ऐसे में और इन्फेक्शन के चांस होंगे। यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी बनेगी कि जो गीली ड्रेसिंग है उसको रिमूव करना है, न्यू ड्रेसिंग लगानी है। रीज़न, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, मरीज को डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा और उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं होंगे। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? रिमूव वेट ड्रेसिंग एंड अप्लाई द न्यू ड्रेसिंग। नेक्स्ट वन, when working in a facility that use focus charting, the nurse will use which of the following as a focus of care? तो यदि आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो यहाँ पर फोकस चार्टिंग की बात की जा रही है, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन द इनिशियल असेसमेंट, मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग, क्लाइंट आइडेंटिफाइड गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाइंट कंसर्न्स एंड स्ट्रेंथ, क्या आपकी यहाँ पर प्रायोरिटी रहेगी? फोकस चार्टिंग की बात की जा रही है तो क्लाइंट के जो भी कंसर्न हैं उन सब के ऊपर आपको क्या काम करना है? आपका जो फर्स्ट फोकस होगा फोकस चार्टिंग पर क्लाइंट के जो भी कंसर्न है, जो भी डाउट है उनको क्लियर करना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लाइफ एंड इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर दैट पोसेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ ऑल लाइफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी डेफिनेशन दे दी से आप कंफ्यूज हो जाएं। सिंपल स्ट्रक्चर है जिसके कारण ऑर्गेनाइज्ड भी है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी है, रिस्पॉन्सिव के लिए भी है, होम्योस्टेसिस के लिए है, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए है। तो इन सब चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वो होती है सेल्स। किसकी? सेल की, क्योंकि यहाँ पर यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ क्या कहलाता है? सेल। यहाँ पर भी वही है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट माइटोसिस? कौन सी सेल हैं जो कॉन्स्टेंट माइटोसिस में रहती हैं हमेशा? नर्व सेल, स्टमक सेल, मसल सेल या फिर रीनल सेल? तो हमेशा जो कॉन्स्टेंट माइटोसिस होता है वो होता है स्टमक सेल में। किसमें? स्टमक सेल्स में, बाकी अदर में नहीं है। हमारे शरीर की ओनली जो कांस्टेंट माइटोसिस वाली सेल है वो है स्टमक सेल्स। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन, वेयर इन राइबोसोमल आरएनए यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोड्यूस्ड? जिन भी लोगों का पेपर है सेल वाले पार्ट से, कोशिका वाले पार्ट से जिनको क्वेश्चन आना है तो ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जो राइबोसोमल आरएनए है प्रोटीन सिंथेसिस में कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होगा? ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस या फिर सेंट्रियोल्स? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा यहाँ पर? वेयर इन राइबोसोमल आरएनए यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस? तो यहाँ पर वो होगा सेंट्रियोल्स में। कहाँ पर? सेंट्रियोल्स में। फिर है The thoracic and abdominopelvic cavities are divided by which of the following body structure? Thoracic मतलब आपका जो चेस्ट वाला एरिया है जहाँ पर आपके लंग्स एंड हार्ट स्टोर हैं। क्लियर? अब जो एब्डोमिनोपेल्विक मतलब जो बिलो लंग्स वाला जो एरिया है, अब उसको डिवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? रिब केज, डायफ्राम, स्टर्नम या स्टमक? तो यहाँ पर ये जो डिवाइड करने वाला पार्ट है वो होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। जो एब्डोमिनल एरिया है और जो थोरेसिक एरिया, उन दोनों के बीच में डिवाइडेशन का काम करता है वो होती है डायफ्राम मसल्स। उसको क्या कहेंगे हम? डायफ्राम। रिब केज तो वो हिस्सा है, पसलियाँ जिसको कहेंगे हम, जिसके अंदर हमारे लंग्स स्टोर रहते हैं। कहा गया है कि एज अ नर्स है जो प्रिपरेशन करना है आपको, किसके लिए असेसमेंट करना है? एब्डोमेन का। जो भी क्लाइंट आपको बताया गया है उसका एब्डोमिनल असेसमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन के पहले क्या पॉइंट रहेगा? हैव क्लाइंट एम्प्टी देयर ब्लैडर, गैदर इक्विपमेंट,
प्लेस क्लाइंट इन सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, रिमूव एनी ड्रेसिंग फ्रॉम द एब्डोमेन। यदि आपको एब्डोमिनल असेसमेंट की बात की जा रही है तब आपके माइंड में क्या आते हैं पूरे पॉइंट्स? पाल्पेशन आएगा आपके सबसे पहले तो आपके दिमाग में कि आपको एब्डोमिनल असेसमेंट में ऑर्गन पाल्पेट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपने मरीज को क्या कहेंगे कि ब्लैडर को एम्प्टी कर लीजिए ताकि उसको भी डिस्कम्फर्ट ना हो और जो भी ऑर्गन आप पाल्पेट करना चाहते हैं तो इजीली आपको पाल्पेबल रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन काउंटिंग द एपिकल पल्स ड्यूरिंग द फिजिकल असेसमेंट, it is the most accepted practice for the nurse to count the apical pulse in which of the following way। यदि आपको किसी मरीज़ की एपिकल पल्स है जो क्या करनी है, चेक करनी है, फिजिकल असेसमेंट में एपिकल पल्स चेक करने के लिए कहा जाता है, तो एपिकल पल्स चेक करने का सही तरीका क्या है? फॉर 15 सेकेंड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 4, फॉर 30 सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, फॉर 1 मिनट चेकिंग रेडियल पल्स एट द सेम टाइम और फॉर 1 फुल मिनट। क्या आपका सही आंसर होगा? जब भी आप एपिकल पल्स चेक करते हैं, एपिकल पल्स चेक करते हैं तो आपको पूरे 1 मिनट तक चेक करनी है। क्या करना है? पूरे 1 मिनट तक आपको यहाँ पे पल्स है जो चेक करनी है। नेक्स्ट वन 1 मिनट और 60 सेकेंड आप यहाँ पे कह सकते हैं। फिर यहाँ पर यू हाईली सस्पेक्ट दैट योर असाइंड क्लाइंट हैज़ abdominal distension, you most need to do and chart which of the following things। यदि यहाँ पे आपके क्लाइंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, मरीज को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? हैव अनदर नर्स वेरीफाई और सस्पिशियन, मेजर द एब्डोमिनल गर्थ एट द अम्बलाइकस, मेजर एब्डोमिनल गर्थ एट द मोस्ट डिस्टेंटेड लेवल या फिर आस्क द क्लाइंट इफ दे आर डिस्टेंटेड। तो यहाँ पर यदि आपके मरीज को क्या हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? आपको सबसे पहले करना है मेजर एब्डोमिनल गर्थ एट द मोस्ट डिस्टेंटेड लेवल। क्लियर? नेक्स्ट है यू आर वर्किंग विथ अ क्लाइंट हु हैज़ डेंचर्स बट डज नॉट वियर देम। व्हेन क्वेश्चनड अबाउट द रीजन फॉर नॉट वियरिंग द डेंचर, the client says it makes him feel old, which of the following response would be the best। यदि आपके मरीज को डेंचर्स लगे हुए हैं दांतों में लेकिन वो पहन के नहीं आया, जब आपने पूछा तो उसने कहा कि इनको पहनने से मैं ओल्ड फील है जो होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यू आर नॉट रियली ओल्ड, इट इज़ ऑल राइट नॉट टू वियर योर डेंचर्स, यू लुक बेटर विथ डेंचर, वियरिंग डेंचर्स हेल्प गम्स नॉट टू श्रिंक। तो यहाँ पर आपको ये नहीं कहना कि आप ओल्ड लगते नहीं लगते, आपको यहाँ पर रियल थिंग्स बोलनी है जो हमारे नर्सिंग में हमें सिखाई गई है कि जो यहाँ पर जो मेडिकल आपका एक कह सकते रीज़न होगा वो हमारा ये होगा कि आप डेंचर्स पहनेंगे तो आपके गम्स हैं जो श्रिंक नहीं होंगे, गम्स श्रिंक नहीं होंगे, इसलिए आप अपने डेंचर्स को कंटिन्यू पहन सकते हैं। ना आपको ये कहना है कि आप हाँ इनको पहन के सही में बूढ़े लगते हैं या नहीं लगते हैं, या आप अच्छा है कि आपने नहीं पहना, ये सब आपको कुछ नहीं कहना है। आपको यहाँ पर अपना मेडिकल दिमाग लगा के, नर्सिंग वाला दिमाग लगा के यही बताना है कि मेन रीज़न क्या है आपको पहनाए जाने का। नेक्स्ट है इट इज़ मोस्ट लाइकली देन एन एक्चुअली इल क्लाइंट विल नीड द रूम टेम्परेचर सेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर। यदि मरीज़ एक्यूटली इल है, मतलब शॉर्ट टर्म में लिमिटेड टाइम में है, जो क्या हुआ है, बीमार हुआ है, तो रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 64, 68, 74 या फिर 78 डिग्री फ़ारेनहीट कितना है जो रूम का तापमान आप रखेंगे यदि मरीज़ है जो एक्यूटली इल हुआ है तब? तो यहाँ पर रूम का टेम्परेचर रखा जाएगा 78 डिग्री फ़ारेनहीट। क्या है? 78 डिग्री फ़ारेनहीट, और यहाँ पे हम कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए, यदि आपको कहें कि 78 डिग्री फ़ारेनहीट तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में आता है कि जैसे लेबर रूम का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो वैसे ही यहाँ पर एक्यूटली इल क्लाइंट का पूछा है तो कितना होगा? 78 डिग्री फ़ारेनहीट और 25 डिग्री सेल्सियस में। फिर यहाँ पर नर्स गेटिंग रिपोर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ शिफ्ट लर्न दैट असाइंड क्लाइंट हैज़ हाइपरपायरेक्सिया।
द नर्स रियलाइज दैट दिस क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम। यदि हाइपर पायरेक्सिया कहा गया है तो मरीज को क्या हो सकता है? पायरेक्सिया मतलब तो फीवर होता है। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब होता है जब शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा होने लगे। तो यहाँ पर एक्सट्रीम ब्लीडिंग ऑन द गम से तो है ही नहीं, पायरेक्सिया में ब्लीडिंग थोड़ी होगी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स, 3rd डिग्री बर्न ओवर मच ऑफ द बॉडी, ये दोनों नहीं हो गए। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब ही होता है अ वेरी हाई फीवर सच एज 41 डिग्री सेल्सियस और 105 डिग्री फ़ारेनहीट। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइपर पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, क्या है? फीवर। हाइपर जोड़ दिया मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर क्या है? बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब ग्लूकोज की जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा किस में होगी? आइसक्रीम में, कुकुम्बर, ब्रेड या फिर डेक्सट्रोज में? तो सबसे ज़्यादा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो होगा किसमें? डेक्सट्रोज में। किसमें होगा? डेक्सट्रोज में। इन अ पर्सन ऑन हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पर है मरीज, फ्रॉम द पास्ट 3 days, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिनरी टेस्ट वुड गिव अ पॉजिटिव रिएक्शन। यदि मरीज पास्ट 3 दिन से, लास्ट 3 days से भूख हड़ताल पर है, यूरिनरी टेस्ट में क्या फाइंड आउट होगा पॉजिटिव रिएक्शन के लिए? बेनेडिक्ट टेस्ट, वारफोर्ड, रोथर्स या फिर बाईयूरेट टेस्ट? तो यहाँ पर जो टेस्ट किया जाएगा वो होगा रोथर्स टेस्ट। कौन सा? रोथर्स टेस्ट। हंगर स्ट्राइक पर है मतलब कि भूख हड़ताल पर है मरीज, रोथर टेस्ट पॉजिटिव आता है, क्या होगा? रोथर टेस्ट है जो यहाँ पर पॉजिटिव यदि आता है तब पता चलेगा क्या हो गया उस शरीर में। शरीर में है जो कीटोन बॉडीज बनने लगी हैं। आप जब लंबे समय तक भूखे रहोगे तो कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं। तो यहाँ पर जो रोथर टेस्ट किया जाएगा यूरिन का जो सैंपल लेके, तो उसमें पता चलेगा कीटोन बॉडीज पॉजिटिव पाई गई हैं, मतलब रोथर टेस्ट पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट वन, द केमिकल स्कोर ऑफ जिलेटिन इज, तो जिलेटिन का केमिकल स्कोर कितना होता है? 0, 44, 60 या फिर 42? तो जिलेटिन का केमिकल स्कोर पूछा है तो वो होता है 0 ना, 0। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट, तो सभी न्यूट्रिशन हैं जो खाने में पाए जाते हैं, फूड में पाए जाते हैं, किसी एक को छोड़कर। प्लाज्मा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सब कुछ रहेगा फूड में। क्या होगा? सब कुछ रहेगा फूड में, प्लाज्मा नहीं रहेगा। प्रोटीन मिलेगा फूड से, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, फैट मिलेगा, लेकिन प्लाज्मा आपको नहीं मिलेगा। फिर है, व्हाट इज़ द क्योर फॉर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज? GERD, GERD की बात की गई है यहाँ पर। क्योर क्या है इसका? वेट लॉस, लाइफस्टाइल चेंज, देयर इज नो क्योर फॉर GERD, अवॉइड ऑल एसिडिक फ्लूड। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स होता क्यों है? जब हमारा स्टमक ज़्यादा एसिडिटी टाइप बनाने लगे, तो आप जितने भी एसिडिक फ्लूड्स हैं उनको अवॉइड कीजिए। आपको जो रिफ्लेक्स हो रहा है वो बाहर की तरफ, जो बाहर की साइड आ रहा है, बाइसोफेगस मुंह में जो आपको लगे कि मुंह में गंदी डकारें आना, खाना टाइप आ रहा है, वो एसिड के कारण होता है। तो यहाँ पे आप एसिडिक फ्लूड को अवॉइड करेंगे, GERD अपने आप आपका ठीक होने लगेगा। नेक्स्ट वन, अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ लैरिंजियल कैंसर, यदि वोकल कॉर्ड में, वॉइस बॉक्स में कैंसर होता है तो अर्ली साइन क्या है? ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हिमोप्टाइसिस, डिस्पेजिया या फिर हॉर्सनेस? तो यहाँ पर सबसे अर्ली साइन होता है, यदि आपको वोकल कॉर्ड में कैंसर हो रहा है तो वो होता है घोड़े जैसी आवाज़ आना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। यहाँ पे साइन याद रखिए आप, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, घोड़े जैसी आवाज़ आए तो आपको यदि डाउट हो तो आप जाके एक बार टेस्ट ज़रूर करा सकते हैं। लेकिन इसके अर्ली मैनिफेस्टेशन की बात करें तो वो क्या होगा? हॉर्सनेस। नेक्स्ट वन, इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज, यदि नाखूनों के चारों तरफ इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या कहलाएगा? ऑन्कोलाइसिस, पैरोंचिया, क्लबिंग या फिर कॉलोंचिया? क्या कहलाता है? ये कहलाता है पैरोंचिया। क्या है? पैरोंचिया। ये सभी लेकिन नेल्स में ही होने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, हाइपरटेंशन,
नचल रिजिडिटी, फीवर एंड हेडेक आर द क्लासिकल साइन ऑफ। बीपी बढ़ रहा है, नचल रिजिडिटी हो रही है, बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, किसके साइन है? मेनिंजाइटिस, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हाइपरबोलेमिया या फिर पार्किंसंस डिसीज। तो ये सब साइन है मेनिंजाइटिस के। किसके हैं? मेनिंजाइटिस के। यहाँ पर ब्रुजिन्स्की, क्या है? ब्रुजिन्स्की एंड कर्निंग, ये दो साइन और जोड़ दो, तो ये सब साइन है मेनिंजाइटिस के। नेक्स्ट वन, केमिकल बर्न ऑफ आई इज ट्रीटेड विथ। यदि आँखों में केमिकल चला जाए तो कैसे ट्रीट करेंगे? लोकल एनेस्थीसिया से, स्टेराइल वाटर इरिगेशन से, विथ प्रोबिडीन आयोडीन सॉल्यूशन से या फिर टिंचर सॉल्यूशन से। तो आँखों में यदि कुछ भी केमिकल जाता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है स्टेराइल रनिंग वाटर से इरिगेट करते रहना। इरिगेशन का मतलब होता है बाहर निकालने की कोशिश करना। तो यदि आपके आँखों में या कहीं पर भी केमिकल गिरता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो भी रनिंग वाटर अवेलेबल हो, स्टेराइल हो तो चलेगा, नॉर्मल पानी है तो भी चलेगा, कंटिन्यूस पे डालते रहिए। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। भारत में अंधे होने का सबसे मेन रीज़न यही कंसीडर होता है। तो यहाँ पर कैटरैक्ट जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, तो इसका रीज़न क्या है? ट्रॉमा, डायबिटिक मेलाइटिस, हेरिडिटरी या फिर एज रिलेटेड। तो कॉमनली कैटरैक्ट यदि हम बात करें तो उम्र के साथ 60 साल के बाद है, जो आपको 60 साल के बाद मोस्टली है जो कैटरैक्ट मोतियाबिंद होना है जो कॉमन हो जाता है। बट नाउअडेज अभी जो लाइफ स्टाइल है हमारी, जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, इन सब के कारण जल्दी होने के चांसेस भी हो जाते हैं। करेक्टिव लेंस यूज्ड इन मायोपिया। यदि मायोपिया है तो कौन सा लेंस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर कॉनकेव, सिंपल, कंपाउंड या फिर कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा? मायोपिया की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइट, हाइपर मायोपिया कहें तो दूरदृष्टि दोष। मायोपिया की बात की जा रही है तो ये क्या है? निकट दृष्टि दोष। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। और इसको ट्रीट करने के लिए जो लेंस यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं कॉनकेव लेंस। कौन से? कॉनकेव लेंस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और यदि कॉन्वेक्स की बात करें तो ये दूरदृष्टि के लिए है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट प्रोसेस इन वुंड हीलिंग इज। तो वुंड हील होने की सबसे पहली प्रोसेस क्या है? कोलेजन फाइब्रिल विल फॉर्म, ग्रेन्युलेशन टिश्यू विल अपीयर, फर्स्ट इंटेंशनल हीलिंग विल टेक प्लेस, न्यूट्रोफिल्स लाइन्स द वुंड एज। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है वुंड हीलिंग का? तो सबसे पहला स्टेप होता है न्यूट्रोफिल लाइन है जो वुंड के जो एज है, कॉर्नर है, वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती है। क्या होगी? न्यूट्रोफिल लाइन है जो वुंड के चारों तरफ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है, क्या है? वुंड हीलिंग की जो स्टेज है या प्रोसेस है, आपको एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर 4 स्टेप होते हैं। कितने? 4 होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? कोआगुलेशन या फिर हीमोस्टेसिस कहेंगे। इन्फ्लामेशन होगा, प्रोलिफरेशन होगा, रिमॉडलिंग होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं चारों फेज की, तो सबसे पहली क्या होती है? न्यूट्रोफिल लाइन है जो यहाँ पे बनेगी। क्या होती है? न्यूट्रोफिल लाइन यहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट वन, क्राउलिंग ऑफ एन इन्फेंट अकर्स एट। तो बच्चा रेंगना, कुड़लना जिसको हम कहेंगे, क्राउल करना कहेंगे, कब सीखता है? 8 to 9 मंथ में, 2 to 3 मंथ, 4 to 5 मंथ या फिर 6 to 8 मंथ में। तो ये होता है जनरली 8 to 9 मंथ में। एक नॉर्मल एवरेज की बात कर रहे हैं हम, सभी बच्चों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्राउलिंग होती है इन्फेंट में कब? 8 से 9 महीने की उम्र में। नेक्स्ट वन, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स। पीडियाट्रिक का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? शॉर्ट टर्म केयर ऑफ द चाइल्ड, बेसिक केयर ऑफ द चाइल्ड, कंटिन्यूस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ द होल चाइल्ड या फिर टर्मिनली इल केयर ऑफ द चाइल्ड। पीडियाट्रिक का मतलब ही होता है बच्चों की देखभाल, कंटिन्यूस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ द होल चाइल्ड, पूरे बच्चे की। ऐसा नहीं कि बेसिक, इवन बच्चा बीमार नहीं भी है तब भी बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं,
उसको किस चीज़ से आप बचा सकते हैं, वो सब आपका आएगा पीडियाट्रिक में। नेक्स्ट है अमित, अ 3-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड इन पीडियाट्रिक यूनिट विथ डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। देखिए यहाँ पर 3D साइन यहाँ पे दिए गए हैं आपको। क्या है? 3D साइन है। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। 3 साल का बच्चा है, पीडियाट्रिक यूनिट में एडमिट हुआ है। When his parent asked the doctor about cause of these symptoms, the doctor explains which these are due to डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। तीनों जब यहाँ पे बन गए हैं तो ये ट्रायोसोमी के कारण नहीं है, ना ये डाउन सिंड्रोम है, ना ये विटामिन सी के कारण हुआ है, ना ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये हुआ है पेलाग्रा B3 की, इसकी विटामिन B3 की कमी के कारण, नियासिन की कमी के कारण हुआ है यहाँ पर पेलाग्रा, जिसके यहाँ पे सिम्टम दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। यदि ये तीनों सिम्टम हैं तो ये किसके हैं? डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। और यदि 4th D जुड़ता है तो वो होता है डेथ। और तीनों सिम्टम है विटामिन B3 की कमी के कारण। B3 मतलब यहाँ पर नियासिन। और इस डिसीज़ क्या हो गई यहाँ पे? पेलाग्रा। क्या है? पेलाग्रा। नेक्स्ट वन, इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ पेंटा 5 वैक्सीन शुड बी। तो जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है इसके बीच का इंटरवल कितना होना चाहिए? पेंटावैलेंट वैक्सीन में यदि 2 डोज हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन के, तो उन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना होगा? 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 हफ्ता या फिर 2 महीने का। जो पेंटावैलेंट वैक्सीन के 2 डोज हैं यदि, तो इन दो वैक्सीन के बीच में, 2 डोज के बीच में कितना गैप दिया जाएगा? 2 वीक्स, 4 वीक्स, 1 वीक या फिर 2 मंथ का। तो याद रखिए यदि पेंटावैलेंट वैक्सीन पूछा, हेपेटाइटिस बी पूछा या कोई और अदर वैक्सीन पूछी, तब आपको कहना है एटलीस्ट 4 हफ्ते का। कितना? 4 हफ्ते का। लेकिन यदि MMR की बात की जाए, मीजल्स वैक्सीन कही जाए, तो एटलीस्ट 3 महीने का। 2 पॉइंट हमेशा याद रखना आपको। पेंटावैलेंट में वैक्सीन की बात करें तो टोटल 5 वैक्सीन इंक्लूड होती हैं। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, इसके अलावा हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ऐड कर दी जाती है। तो इसके बीच में 2 डोज के बीच में एटलीस्ट 4 हफ्तों का या फिर 1 महीने का गैप होना ज़रूरी है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट ग्रोथ ऑफ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी की ग्रोथ कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? जेनेटिक फैक्टर, सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, सोशल फैक्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी की ग्रोथ के लिए सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। जेनेटिक्स, जैसे पेरेंट्स होंगे कम हाइट वाले हैं तो बच्चे की हाइट कम रहेगी। और सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी की बात करें हम, मेल, फीमेल और सोशल फैक्टर, तो ये सभी यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नेक्स्ट है, बूस्टर डोज ऑफ डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस इज गिवन एट। डोज है कब दिया जाता है? 10 हफ्ते में, 14 हफ्ते में, 16 से 24 हफ्ते में या फिर 5 से 6 साल की उम्र में। DPT का, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस का जो बूस्टर डोज है वो हम कब देते हैं? तो इसका जो बूस्टर डोज दिया जाता है वो होता है 16 से 24 महीने की उम्र में। कब? 16 से 24 महीने की उम्र में। फिर यहाँ पर फर्स्ट डोज ऑफ पेंटा 5 वैक्सीन इज गिवन एट। पेंटा 5 का मतलब यहाँ पर पेंटावैलेंट वैक्सीन ही है। इसका पहला डोज कब दिया जाता है? बर्थ पर, 9 महीने में, 6 वीक में या 15 से 18 महीने में। तो मैंने आपको इस शुरुआत में ही बताया था 6, 10 एंड 14 वीक्स, 6, 10, 14 ये शुरुआती डोज हैं। तो कब दिया जाता है? 6 हफ्ते की उम्र में। चिल्ड्रन स्कर्बी में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो स्कर्बी है जो किसके कारण होता है? विटामिन A, C, D या फिर E। विटामिन D की कमी से तो क्या होता है? रिकेट्स होता है बच्चों में। क्या होगा? रिकेट्स होगा। E की कमी से यहाँ पर इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। लेकिन बच्चों की यदि हम बात करें तो इसके कारण एज एन एंटीऑक्सीडेंट की तरह है तो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन स्कर्वी की बात करें तो विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी बच्चों में। नेक्स्ट यहाँ पर द थेरेपी, और यहाँ पर ब्लाइंडनेस की बात करें तो A की कमी से होगा, ज़ेरोफ्थैल्मिया हो सकता है बच्चों में। नेक्स्ट वन,
द थेरेपी विच इज़ एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ हेल्थी इन्वायरमेंट विच हेल्प इन अर्ली रिकवरी ऑफ द पेशेंट। यदि मरीज को हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए तो उसकी जो सेहत है जल्दी रिकवर होगी। ये कौन सी थेरेपी है? मिलियोथेरेपी, एवर्जन, फ्लडिंग या फिर हिप्नोसिस। कौन सी थेरेपी कहलाएगी? मरीज को एक अच्छा स्वस्थ वातावरण प्रोवाइड करवाया जाए जिससे उसकी रिकवरी जल्दी हो तो कहलाएगी मिलियोथेरेपी। फिर यहाँ पर पुटिंग अ बिटर टेस्ट ऑन नेल बाइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बच्चे नेल बाइट करते हैं, नाखून चबाते रहते हैं, यदि उनके नाखून पर कुछ कड़वा लगा दिया जाए तो यहाँ पर एक कौन सा एग्जाम्पल होगा? फ्लडिंग, एवर्जन, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन या फिर हिप्नोसिस। तो ये प्रोसेस कहलाती है एवर्जन थेरेपी। मतलब कुछ आप खा नेल्स ही रहे हैं लेकिन नेल्स के ऊपर कुछ कड़वा लगा देंगे, आप अपने आप नाखून खाना छोड़ देंगे, रिप्लेसमेंट कर दिया यहाँ पर, तो होगा एवर्जन थेरेपी। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन, रोल ऑफ नर्स इन साइकेट्रिक वार्ड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो आपकी ड्यूटी यदि साइकेट्रिक वार्ड में लगी है, मेंटल वार्ड में लगी है, तो यहाँ पे आपके रोल सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर प्रेजेंस ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोट्रिक ड्रग्स इफ ही टेकिंग। फॉलो 5 रूल बाय एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग। इफ साइकेट्रिक सिम्टम्स सबसाइड देन सडन स्टॉप द ड्रग। एडवाइज द पेशेंट नॉट टू यूज एनी साइकोएक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ पर आपके एज अ नर्स सभी रोल हैं किसी एक को छोड़कर। आपको सब कुछ करना है लेकिन कुछ एक नहीं करना है। क्लाइंट को ऑब्जर्व करना है, 5 रूल फॉलो करना है, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम। तो यहाँ पे आपको 5 फॉलो करने हैं। फिर पेशेंट को एडवाइस करना है कि कोई भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस ना लें, लेकिन आपको इमीडिएटली कोई भी ड्रग तो स्टॉप बिल्कुल भी नहीं करना है। सडन यदि कोई भी साइकेट्रिक ड्रग आप स्टॉप करते हैं, यदि मरीज़ ठीक हो गया, इमीडिएट ड्रग स्टॉप करते हैं, मरीज़ में विड्रावल सिम्टम आएंगे या फिर साइड इफ़ेक्ट आएंगे तो उसके कारण मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर एज अ नर्स आपको ये काम नहीं करना है। तो एक्सेप्ट क्वेश्चन में है कि आपको सब कुछ करना है एज अ नर्स किसी एक को छोड़कर, तो होगा इफ़ साइकेट्रिक सिम्टम सबसाइड then sudden stop the drug. Next one, if a depressive patient is prescribed to take antidepressant medicine once in a day, then patient should take it. यदि once in a day कोई भी ड्रग की बात की गई है तो कैसे लेनी पड़ेगी? At bed time, in morning, before going to office, it can be taken at any time. Once in a day मतलब दिन में एक बार लेनी है। कब लेनी है? दिन में एक बार लेनी है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है यहाँ पर, तो आपको क्या कहना है? सोने के टाइम पे लीजिए। आप कब लीजिए? एट बेड टाइम लीजिए। यदि आप एंटी डायरेटिक देते हैं तब आपको रात में नहीं देना है, आपको कहना आप इनको मॉर्निंग में लीजिए क्योंकि बार बार यूरिन पास जाएंगे। आप डायरेटिक्स देते हैं तो यहाँ पे मरीज़ की नींद खराब होगी। तो यहाँ पर यदि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है वंस इन अ डे लेनी है तो रात की रात लेने के लिए कहिए बेड टाइम में। नेक्स्ट वन, इन ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस, तो इसमें क्या होगा? आई लुक upward and head is turned to one side. I look downward and head is turned to one side. Patient is unable to talk, watch and hear. Patient has strong urge to move out. तो कभी कभी क्या होगा? कुछ मेडिकेशन के कारण ऐसा देखने को मिलता है जिसमें आंखें क्या रहेंगी? अपवर्ड रहेंगी और हेड है जो एक साइड हो जाएगा। तो ये कहलाता है ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस। इसमें कैसा होगा? आई लुक अपवर्ड एंड हेड इज टर्न टू वन साइड। Next one is dose of atropine given before ECT is electroconvulsive के पहले एट्रोपिन दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका डोज कितना होता है? 0.5 to 0.6 mg, 2 to 3 mg, 0.1 to 0.2 mg या फिर 5 to 10 mg। तो यदि यहाँ पर एट्रोपिन दिया जा रहा है, क्या है? ECT के पहले, क्या है? ECT के पहले यदि एट्रोपिन दिया जा रहा है तो यहाँ पर कितना दिया जाएगा? वो होता है 0.5 to 0.6 mg। एट्रोपिन क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है यदि हार्ट रेट डाउन हो रही है तब। तो यहाँ पर एट्रोपिन यदि दिया जा रहा है ECT के पहले तो क्या होता है? ब्रेडी अर्थमिया को प्रिवेंट करना। बैगल टोन के कारण यदि बैगल टोन बढ़ती है तो
ब्रेडियरिथमिया देखने को मिलेगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो पल्स रेट डाउन जाने वाली है उसको मैनेज करने के लिए पहले ही दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, द एंटीसाइकोटिक विच वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले जिस एंटीसाइकोटिक की डिस्कवरी हुई थी वो कौन सी थी? क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, ओलेंजापाइन या फिर रेस्पेरिडोन। तो जो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग थी कौन सी थी? फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग थी वो थी क्लोरप्रोमाजीन। क्या है? क्लोरप्रोमाजीन थी और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1951 में। कब? 1951 में, लेकिन ये प्रिस्क्राइब होना स्टार्ट हुई थी 1952 से। याद रखें सबसे पहली डिस्कवरी कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग की हुई थी? तो वो हुई थी सबसे पहली क्लोरप्रोमाजीन की। नेक्स्ट वन, द ड्रग विच इज़ यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मैनिया। यदि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूछा गया एक्यूट मैनिया के लिए तो क्या होगी? लिथियम, हेलोपेरिडोल, सोडियम वालप्रोएट या फिर ANC। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग की किसमें? मैनिया में, तो वो होता है सोडियम वालप्रोएट एजेंट और लिथियम। तो दोनों दी जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? A एंड C। क्या होगा? A एंड C। क्वेश्चन है, द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटिंग MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के लिए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पैथिडिन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, कोडीन सल्फेट या फिर मॉर्फिन सल्फेट। MI में क्या होगा? सीवियर चेस्ट पेन होगा। तो यहाँ पर जो ड्रग दी जाती है वो होती है मॉर्फिन सल्फेट। याद रखें क्या होगी? मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इज। इन्फ्लामेशन ऑफ वेन क्या कहलाएगा? फ्लेवाइटिस। क्या कहलाएगा? फ्लेवाइटिस। बहुत ही यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि बहुत ही ईजी है। तो क्या होगा यहाँ पर? इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन इज द फ्लेवाइटिस। साल्पिंजाइटिस, यदि आपको क्या है यहाँ पे? साल्पिंजाइटिस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो साल्पिंजाइटिस का मतलब क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के नाम से भी ये जाना जा सकता है। क्या है? PID के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर्स इन। तो थायराइड ग्लैंड किस केस में देखने को मिलती है? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ट्यूमर ऑफ थायराइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इस सब केस में बढ़ जाती है। लेट से मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, TSH का लेवल हाई हुआ, प्रॉपर डोज मैनेज नहीं किया तब भी बढ़ जाती है, और यहाँ पे कम डोज लिया तब भी चांस रहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड इन सब केस में बढ़ सकती है। नेक्स्ट वन, एडिसन डिसीज इज कॉज्ड बाय इनसफिशियंसी ऑफ। तो एडिसन डिसीज किसकी कमी से होता है? थायराइड, पैराथायराइड, इंसुलिन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटिक। क्या होगा? डायबिटिक। और यहाँ पर थायराइड हार्मोन क्या है? यहाँ पे यदि थायराइड के कारण तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसकी कमी के कारण जो होगा वो होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की कमी के कारण। इन पेशेंट विथ रीनल फेलियर डाइट शुड बी। यदि मरीज की किडनियाँ फेल हैं तो कौन सी डाइट देंगे? लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन या फिर हाई कैल्शियम, हाई प्रोटीन डाइट। तो ऐसी डाइट हमें देनी है जिसके कारण उसकी किडनियों को कम मेहनत करनी पड़े। तो किडनी फेल है ऑलरेडी, तो डाइट देनी है हमें जिसमें सोडियम कम हो, पोटेशियम कम हो। क्या हो? सोडियम पोटेशियम दोनों कम हो। नेक्स्ट वन, विच सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन इन अ मैन। तो मैन में कौन सी सेल्स हैं जो टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन कहलाता है उसको रिलीज करती हैं? सर्टोली, म्यूकस, स्पर्मेटोगोनिया या फिर लीडिंग सेल। कौन सी सेल हार्मोन रिलीज करती हैं? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन रिलीज करने का काम करती हैं लीडिंग सेल्स। कौन सी? लीडिंग सेल्स। नेक्स्ट है, डायलेटेड प्यूपिल कुड रिजल्ट फ्रॉम। तो यदि पुतलियाँ फैली हुई हैं किसके कारण हो सकती हैं? स्ट्रक्चर्ड लीजन इन द पॉन्स, मॉर्फिन पॉइजनिंग, पिलोकार्पिन आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन या फिर ब्रेन डेथ के कारण। आपने देखा होगा पुतलियों का फैल जाना, पुतलियों का फैल जाना। मॉर्फिन पॉइजनिंग में क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, डायलेट नहीं होंगी। क्या होंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगी।
तो यहाँ पर आंसर होगा आपका स्ट्रक्चर्ड लीजन इन द पॉन्स। नेक्स्ट वन, द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक। तो यहाँ पर आपके MSN तक के क्वेश्चन थे, यहाँ से आपके OBG स्टार्ट होती है। तो सेफ मेथड क्या है? 12 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की। सक्शन इवाकुएशन, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज जिसको DNC कहते हैं, लेमिनेरी अटेंट या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। यदि प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से पहले की है तो प्रोस्टाग्लैंडिन से भी इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से टर्मिनेट किया जा सकता है एज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत। MTP के तहत 20 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट हम कर सकते हैं और 12 हफ्ते की है तो प्रोस्टाग्लैंडिन से। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस डायरिया के लिए दिया जाता है, किसके लिए? डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। इसका रूट क्या होता है? जनरली इसका रूट होता है रोटा वायरस का ओरल। याद रखें, रोटा वायरस में 5 ड्रॉप, कितनी? 5 ड्रॉप दी जाती हैं। ब्रांड पे डिपेंड करता है, नहीं तो अलग अलग ब्रांड हैं, 2 डोज दिए जाते हैं, 3 डोज भी दिए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पर ओरली रोटा वायरस वैक्सीन की 5 बूंदें दी जाती हैं। पोलियो की 2 दी जाती हैं, ओरल पोलियो की, और रोटा वायरस की 5 दी जाती हैं। इंट्राडर्मल में BCG बस दी जाती है। यहाँ पर विच वैक्सीन कैन बी गिवन टू एन एड्स पॉजिटिव चाइल्ड। ये देखिए मरीज क्या है? एड्स है, एड्स पॉजिटिव बच्चा है, मतलब इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। कौन सी वैक्सीन मरीज को दे सकते हैं? आप उस बच्चे को दे सकते हैं BCG, OPV, मीजल्स या फिर सभी। कौन सी वैक्सीन आप बच्चे को दे सकते हैं यदि बच्चा एड्स पॉजिटिव है? तब यदि बच्चा एड्स पॉजिटिव है तो OPV और मीजल्स हम नहीं दे सकते हैं, उसको आप BCG दे सकते हैं। BCG दे सकते हैं, लेकिन बाकी ये 2 नहीं दे सकते क्योंकि बच्चा इम्यून कंप्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है। नेक्स्ट वन, वैक्सीन विच प्रोटेक्ट द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन आर। तो ऐसी वैक्सीन जो आपको भविष्य में होने वाले इन्फेक्शन से बचा सकती हैं, वो कौन सी वैक्सीन कहलाती हैं? थेराप्यूटिक, किल्ड, प्रोफाइलैक्टिक या फिर टॉक्साइड। टॉक्साइड में तो TT है, लेकिन भविष्य में होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए ही आप पहले से वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वो कहलाती है प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन। कौन सी? प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन। नेक्स्ट वन, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन ऑफ एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ द डिसीज। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। हमारे शरीर में एजेंट की एंट्री होती है, किसी भी माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट की एंट्री होती है, उसके बाद हमारा शरीर जो पहले लक्षण दिखाता है वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है? इंक्यूबेटरी पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट वन, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ बूफिंग कफ। तो इसको बूफिंग कफ को कहा जाता है पर्ट्यूसिस। पॉजिटिव एजेंट क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया, जो कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी को 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, क्या होगा? ऑप्शन है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फॉर्माइट्स या फिर वाटरबॉर्न। तो यहाँ पर ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों में होने के चांसेस हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन छींकने खांसने से फैल सकता है, 100 दिन की खांसी भी कहते हैं। ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। पर्ट्यूसिस वैक्सीन जो DPT में पर्ट्यूसिस कंटेन है वो, लेकिन जिन बच्चों को कन्वर्जन की हिस्ट्री रही है उनको पर्ट्यूसिस वैक्सीन नहीं दी जाती है। ये 4-5 पॉइंट आप इसके याद रखें। बूफिंग कफ होने के चांसेस बच्चों में जनरली 2 साल से कम उम्र के बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव एजेंट है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन छींकने खांसने से ये फैल सकता है। फिर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल करने का पहला स्टेप क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, ट्रीटमेंट, नोटिफिकेशन या फिर सर्वेलेंस। क्या हो सकता है? तो वो होगा सर्वेलेंस, पहला स्टेप। नेक्स्ट वन, OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन बी। क्या रहता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पर पिल्स हैं, क्या हैं जो पिल्स हैं, इनमें क्या रहता है? दोनों रहता है। OCP पिल्स में दोनों होता है।
यदि माँ बच्चे को फीड करा रही है तब यूज़ की जाती है मिनी पिल्स। याद रखिए, लैक्टेटिंग मदर है या नर्सिंग मदर है तब मिनी पिल्स यूज़ की जाएंगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दी जाएंगी, क्योंकि इनमें बहुत ही कम अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन बस रहता है। फिर यहाँ पर विद इन हाउ मेनी पॉपुलेशन इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एस्टेब्लिश्ड। PHC कितनी जनता में होगा, 3000, 5000, 30,000 या 20,000 या अब 2 लाख। याद रखिए PHC की दोनों वैल्यू है यहाँ पर। यदि हिली पहाड़ी इलाका है तो 20,000 और यदि प्लेन एरिया है तो 30,000। 3 to 5 यहाँ पर सब सेंटर का है। किसका है? सब सेंटर का है। नेक्स्ट वन इज लाइटिंग टेक्स प्लेस एट विच वीक। लाइटिंग कब होती है? 30 हफ्ते, 32 हफ्ते, 34 हफ्ते या 36 हफ्ते। लाइटिंग का मतलब होता है जो एक्सीफेस्टर्नम तक बेबी की जो हाइट है, फंडल हाइट पहुंच गई है, बट वो सडन ड्रॉप होती है। क्या होती है? सडन ड्रॉप होती है। वो ड्यूरेशन कहलाता है लाइटनिंग और ये होता है 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन, द अर्ली साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया इज। प्री एक्लेम्सिया होता है, क्लेम्सिया होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसको हम कहेंगे। प्रेगनेंसी में हाई BP होगा, प्रोटीन यूरिया होगा। लेकिन यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया में सीजर्स नहीं आते हैं। इस सीजर्स तो आपका गलत हो जाएगा। एक्लेम्सिया में आते हैं सीजर्स, एक्लेम्टिक फिट्स जिसको हम कहते हैं। तो अर्ली साइन यहाँ पे क्या होगा? अर्ली साइन होता है प्रोटीन यूरिया। क्या होगा? प्रोटीन यूरिया। Next is old lactating woman presented with fever, acute breast pain and swelling. Which one of the following organism can cause this acute breast problem? यहाँ पर क्या हुआ है? मास्टाइटिस। क्या हुआ है इसके लिए? मास्टाइटिस। फीवर है मतलब इन्फेक्शन है, ब्रेस्ट पेन हो रहा है, स्वेलिंग भी है ब्रेस्ट पर। तो ये किस ऑर्गेनिज्म के कारण हुआ है? जो कंडीशन है मास्टाइटिस जिसको हम कहेंगे, ये स्ट्रेप्टोकोकस के कारण, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस या न्यूमोकोकस। तो यहाँ पर मास्टाइटिस होने का रीज़न है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो है स्टेफाइलोकोकस के कारण। इसके कारण स्टेफाइलोकोकस के होने के कारण ये चांसेस ज़्यादा हैं और ये हुआ है मास्टाइटिस। क्योंकि आपकी क्लाइंट है जो 25 साल की है, लैक्टेटिंग है, फीड कराती है, स्वेलिंग है ब्रेस्ट में, दर्द हो रहा है और बुखार भी है। नेक्स्ट वन इज nurse is about to catheterize bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about female urethra are true except। तो यहाँ पर यदि प्रेग्नेंट क्लाइंट में आपको कैथेटराइजेशन करना है तो यूरेथ्रा को लेके, फीमेल यूरेथ्रा को लेके सभी पॉइंट सही है किसी एक को छोड़कर। इट इज़ अबाउट 1.5 इंच इन लेंथ, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, इट्स पियर्स थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम, इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि कंपेयर टू मेल के बात की जाए, फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीज़न यूरेथ्रल लेंथ है जो कम होती है कंपेयर टू मेल के। लेंथ सही है, क्या है? लेंथ सही है यहाँ पर। पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस है, पियर्सेस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम। लेकिन यहाँ पर क्या है? इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेसिस्टेंट फॉर कैथेटराइजेशन। ये आपका गलत है। ये क्या गलत है? साइज़ कम होने के कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन, ये वाला पॉइंट आपका क्या है? यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वन, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विथ सीवियर हेमरेज इज नोन एज। तो समय से पहले प्लेसेंटा क्या है? नॉर्मली जो इम्प्लांटेड प्लेसेंटा है सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में समय से पहले सेपरेट हो रहा है। तो ये क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या फिर एब्रप्टो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होगी लेकिन पेनलेस होगी। कैसी होगी? पेनलेस होगी। 20 वीक्स के टाइम पे हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यहाँ पर नहीं होगा। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा में। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब होता है कि सर्वाइकल जो टिश्यू है वहाँ पर क्या होगी? वीकनेस के कारण समय से पहले सीधा मिसकैरेज होने के चांसेस रहेंगे और इसको सर्वाइकल सर्कलेज के द्वारा ट्रीट किया जाता है।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर यदि ग्रीनिश टाइप का है मतलब किसके कारण हुआ, लैनिगो, हाइड्रोमनियास, मेकोनिम या फिर वर्निक्स। तो वर्निक्स तो क्या होती है, जो कोटिंग होती है बेबी के पूरे शरीर पे होती है, न्यूबॉर्न बेबी के शरीर पर होती है, जो चिपचिपी वैक्सी टाइप का, वो क्या कहलाता है, वर्निक्स। फिर मेकोनियम बेबी का पहला पासिंग स्टूल है। हाइड्रोमनियास का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड का जो FI इंडेक्स है बिलो 5 आ जाना। लेन्यूगो बेबी के बॉडी पर जो छोटे छोटे टाइनी हेयर होते हैं वो। अब यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो रहा है, ग्रीनिश हो रहा है, तो हो रहा है मेकोनियम के कारण। बेबी के फर्स्ट पासिंग स्टूल मिक्स हो गया, इसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड है जो क्लियर कलरलेस होता है वो ग्रीनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी बाय। माँ से बच्चे में एड्स कैसे नहीं जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग से, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, प्लेसेंटा या फिर ऑल ऑफ दी अबव से। किससे बच्चे में एड्स नहीं जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग से जा सकता है। इवन माँ को यदि माँ क्या कर रही है, यदि माँ बच्चे को फीड करा रही है तो निवेरापाइन ड्रग के साथ में यहाँ पे माँ को कहा जाता है कि बच्चे को फीड कराइए। लैक्टेटिंग मदर है तो निवेरापाइन है जो स्टार्ट की जाती है माँ को। स्किन टू स्किन, प्लेसेंटा, ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पर किससे नहीं जाएगा, तो होगा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से। प्लेसेंटा से तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू चला जाएगा। द ब्लड वेसल इन द अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ब्लड वेसल में 2 आर्टरी 1 वेन होती हैं। आर्टरी करती है डीऑक्सीजनेटेड कैरी ब्लड को और वेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी। तो 2 आर्टरी और 1 1 वेन रहेगी किसमें, अम्बिलिकल कॉर्ड में। टोटल 3 वेसल्स होती हैं। नेक्स्ट वन, द साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस आर। फीटल डिस्ट्रेस के क्या साइन है, फीटल हार्ट साउंड इज इरेगुलर, मेकोनियम स्टेन लिक्वर, फीटल हार्ट साउंड लेस देन 120 पर मिनट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सब लक्षण हैं फीटल डिस्ट्रेस के, मतलब फीटल अंदर सफोकेट हो रहा है, तो ये सभी लक्षण हैं इसके। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कौन से हार्मोन नहीं बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर HCG। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन नहीं बनाता है, तो प्लेसेंटा जो हार्मोन नहीं बनाता है वो टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन तो एक कंटिन्यू प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है, HCG भी रिलीज होगा, लेकिन टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगा। तो द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ टॉक्सेमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में यदि टॉक्सेमिया हो जाता है क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर या फिर हाई ब्लड शुगर। तो यदि टॉक्सेमिया होता है प्रेगनेंसी में, जो कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है, और यहाँ पर BP बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है। क्या है, साइन ऑफ टॉक्सेमिया प्रेगनेंसी में क्या है, BP बहुत हाई हो सकता है, प्री क्लेम्सिया की कंडीशन हो सकती है, और यहाँ पर कभी कभी बिलो 20 वीक के मिसकैरेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन, तो वो होता है ब्लीडिंग। फर्स्ट होता है ब्लीडिंग, सेकंड होता है पेन। क्या होता है, ब्लीडिंग एंड पेन। तो आपकी प्रायोरिटी है यहाँ पर, तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। नेक्स्ट है प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड। सर्वाइकल कैंसर के प्राइमरी फीचर क्या होंगे, पॉलीयूरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एनोरेक्सिया, फिर हेडेक। सर्वाइकल कैंसर के प्राइमरी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। नाउअडेज सर्वाइकल कैंसर के लिए हम बात करें तो HPV वैक्सीन आ गई है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो सबसे कॉमन कॉज है इसके लिए। 95% केस में HPV वायरस रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर का जो प्राइमरी फीचर है वो क्या है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन, वाई प्रेग्नेंट वुमेन आर एडवाइज्ड फॉर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। आपने एक चीज़ देखी होगी, 3rd मंथ और 4 मंथ एंड होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप लेफ्ट साइड लेटिए, लेफ्ट साइड करवट लेके लेटिए। रीज़न क्या है, टू प्रिवेंट द प्लेसेंटल डैमेज, टू प्रिवेंट फीटल माल पोजिशन, टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन या फिर टू प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ऑर्गन। क्या रीज़न है लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेने के लिए,
तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन का रीज़न है टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन। लेफ्ट लेटरल में आप लेटेंगे देन उठेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप यदि स्ट्रेट लेटे हुए हैं तो फीटल तो कंप्रोमाइज्ड होगा ही होगा, साथ में आपको सडनली बीपी ड्रॉप होने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, फीटल वेट गेन टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट। तो एक एक्चुअल टर्म प्रेगनेंसी में आइडल वेट की बात करें तो एटलीस्ट 11 किलोग्राम वजन तक तो बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वन, एडिशन अमाउंट ऑफ कैलोरी दैट शुड बी टेकन बाय अ प्रेग्नेंट वूमेन। तो एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी लेनी है एक प्रेग्नेंट लेडी को? 300, 500, 1000 है 100 कैलोरी। तो यदि हम लैक्टेटिंग की बात करें तो 500, प्रेगनेंसी की बात करें तो 300। यदि लैक्टेटिंग मदर की बात करें हम तो 500, लेकिन यदि प्रेगनेंसी की बात करें तो 300। नेक्स्ट है, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज। यदि 24 घंटों के बाद ब्लीडिंग होती है तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, बट उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml, व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 700 ml, व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 100 ml या 200 ml। तो यदि 24 घंटे के बाद हुए डिलीवरी के ब्लीडिंग होती है वो भी 500 ml से ज़्यादा, तो उसको कंसीडर किया जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। लास्ट क्वेश्चन है, द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज। एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर कंट्रीब्यूटर क्या है? फीटल यूरिन, फीटल प्लाज्मा, मदर्स प्लाज्मा, मदर यूरिन। तो इसका सबसे ज़्यादा जो मेजर कंट्रीब्यूटर वो होता है फीटल यूरिन। क्या है? फीटल यूरिन। तो ये था क्वेश्चन पेपर। आई होप सो कि क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा लगा हो। कोई भी आपके डाउट वगैरह रह गए हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ ये है कि मेडिकल एंड नर्सेज हब का व्हाट्सएप चैनल ओपन किया जा रहा है, जिसकी लिंक आज से ही आपको एक्टिवेट कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप डायरेक्ट मेडिकल एंड नर्सेज हब के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पेशली जो भी आपके हमें कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है उनके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।